हेलो व्यूअर्स। यूट्यूब चैनल लेक्स कॉन्सिलियम फाउंडेशन में आपका स्वागत है। आज हमारी बातचीत यहाँ पर हो रही है मनोज माहेश्वरी जी से। आप क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, कंपनी सेक्रेटरी हैं और उसके अलावा लॉ ग्रेजुएट। और ये जाहिर है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट और सीएस बतौर आप उनके जो टॉप रेलिवेंट इंस्टीट्यूशन हैं उसके मेंबर्स हैं। तो आपके बैच में और कितने लोग सेलेक्ट हुए थे उस समय? ये आदित्य बिरला जी ने एक मैनेजमेंट सर्विसेज डिवीजन खोला था, जी। जो कि नया डिवीजन खोला था क्योंकि वो चाहते थे कि इंटरनल ऑडिट का एक ऑलरेडी डिवीजन रहता है, हर कंपनियों में उनका था। बट वो चाहते थे कि उनको प्रोडक्टिव एडवाइजरी मिले कि जी। किस एरिया में कॉस्ट कंट्रोल हो सकता है, फॉल्ट फाइंडिंग एटीट्यूड से नहीं, इस एटीट्यूड से कि कैसे हम सिस्टम प्रोसेस को इम्प्रूव कर सकते हैं और कैसे हम कॉस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। किस-किस एरिया में कंट्रोल कर सकें, क्योंकि उनका मानना था कि उनके जितने भी एग्ज़ीक्यूटिव्स थे वो अपने कामों में इतने व्यस्त रहते हैं, क्योंकि उनको कोई भी चीज़ को बहुत ही ओपनली देखने का मौका नहीं मिलता है और अपना ही रिव्यू वो लोग भी करवाना चाहते हैं कि हम जो काम कर रहे हैं, उसको बिना फॉल्ट फाइंडिंग एटीट्यूड से देखा जाए कि हमारा काम ठीक है कि नहीं और कोई इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। किंतु उन्होंने जब देखा कि इंटरनल ऑडिट ये काम इस तरह से नहीं कर पा रहा है, क्योंकि इंटरनल ऑडिट का फॉल्ट फाइंडिंग हर जगह ही एक फॉल्ट फाइंडिंग एटीट्यूड रहता है और उसमें फिर जो एग्जीक्यूटिव्स रहते हैं, ऑपरेशंस जो रहते हैं, वो थोड़े से रिलक्टेंट रहते हैं सब चीज़ बताने में। जी। तो उन्होंने फिर हमारे बॉस थे लखोटिया जी, एसएम लखोटिया जी, वो वाइस प्रेज़िडेंट थे उस टाइम और जी। उनका भी अपॉइंटमेंट 2-3 महीने ही पहले हुआ था। जी। उनको अपॉइंट किया और उसके बाद हम हमारा अपॉइंटमेंट किया और मेरे साथ एक हमारे कलीग थे श्याम मेहरोत्रा, वो जी। भी चार्टर्ड अकाउंटेंट और कंपनी सेक्रेटरी हैं और आज के दिन तो वो यूएस में हैं, जी। किसी कंपनी के सीएफओ। तो 2 जनों का अपॉइंटमेंट शुरू में आदित्य बाबू ने किया था और ज़्यादा मुझे अच्छी तरह याद है कि कुछ दिनों बाद जब काम बढ़ा तो हमारे जो सीनियर लखोटिया जी थे उन्होंने और रिक्वेस्ट किया कि आप हमें 2 आदमियों का और परमिशन दें। तो आदित्य बाबू ने क्लियर कट लिख के भेजा था, मैंने वो चिट्ठी मुझे अभी भी याद है कि जी। प्लीज़ शो मोर रिजल्ट्स बिफोर आस्किंग कॉम्प्लीमेंट्स। वो प्लीज बहुत ही शो मोर रिजल्ट्स। वो प्लीज़ शो मोर रिजल्ट्स। जी। तो हमें अच्छी तरह याद है कि उन्होंने ये लिख के भेजा था और वो बहुत ही मैनेजमेंट में और एडमिनिस्ट्रेशन में उनका बड़ा अच्छा पकड़ थी, क्योंकि वो चाहते थे कि जो आदमी को उन्होंने अपॉइंट किया है या जो टीम उन्होंने बनाई है, उससे पूरा रिज़ल्ट मिले, तभी वो उसको एक्स्ट्रा आदमी और अपॉइंट करने का मौका दें। वो बहुत कॉस्ट कॉन्शियस थे, आदित्य बिरला जी बहुत कॉस्ट कॉन्शियस थे। कॉस्ट कॉन्शियस थे और आपने बातचीत में ये कहा था कि आदित्य बिरला जी खुद बहुत ही मेहनती थे। तो जो उसके बारे में भी हमारे दर्शकों को बताएं। हाँ साहब, हमने आदित्य बिरला जी को मौका मिला मुझे 2 एक बार उनसे पर्सनली मिलने का और वो ब्रीफ मोमेंट ही होते थे, करीब बहुत ज़्यादा नहीं, 15 मिनट 20 मिनट के। बट हम जब फैक्ट्री में रहते थे हिंडाल्को में तब वो आते थे तो हमें मालूम पड़ता था। तो हमने देखा था कि सुबह से रात तक देर शाम तक मीटिंग्स चलती रहती थी और हमें इंडस्ट्री हाउस में जहाँ वो बैठते थे, जब हम मीटिंग्स के लिए हमको बुलाया जाता तो तब भी हमें मालूम पड़ता था, मीटिंग्स कंटीन्यूअसली चलती रहती थी सुबह से लेकर रात तक। और वो बड़ी-बड़ी कंपनियों का जैसे हिंडाल्को, ग्रेसिम का 3-3 दिन का रिव्यू करते थे, 2 दिन का, 3 दिन का। उसमें सभी एग्ज़ीक्यूटिव्स को बुलाया जाता था, प्रेसिडेंट को, मैनेजिंग डायरेक्टर को, सीएफओ को, सब डिपार्टमेंटल हेड्स को, चाहे प्रोडक्शन वाले हों, चाहे सेल्स वाले हों। और वो खुद बैठ के एक-एक आइटम का रिव्यू करते थे, परफॉर्मेंस रिव्यू करते थे और काफ़ी मेहनती थे। मुझे लगता है कि इस मेहनत के कारण ही उन्होंने बहुत ही छोटी अपनी उम्र में और बहुत अच्छा राइज़ किया और बहुत सारी कंपनियों का जो एक्जिस्टिंग कंपनी थी उनका कैपेसिटी बढ़ाई, नई कंपनी भी एस्टेब्लिश की। अच्छा, यहाँ पर कुछ आप दर्शकों को ये भी बताएं कि जब आपने हिंदाल्को ज्वाइन किया तो शुरू में आपका किस प्रकार क्या ट्रेनिंग हुई या किस तरह से इंडक्शन हुआ जिससे कि आप उस कंपनी में घुल मिल जाएं, वहाँ की वर्किंग कल्चर को समझ सकें। हमारे लिए क्योंकि ये डिपार्टमेंट एक
तरह से नया था जी, और हम लोग भी बिल्कुल ही न्यू थे, तो हम फ्रेशर थे लोगों को बिल्कुल। जी, बिल्कुल फ्रेशर थे और हम लोगों ने इतना बड़ा सेटअप नहीं देखा था, तो हमको मुझे अच्छी तरह याद है कि एक मुझे इनका सेल्स ऑफिस था दिल्ली का, उसकी ऑडिट करने भेजा गया क्योंकि वहाँ पर कुछ कस्टमर्स की शिकायत आ रही थी। तो लखोटिया जी को बोला गया और लखोटिया जी खुद तो होके आए होंगे, बट मुझे भी भेजा भेजा गया कि आप इसका पूरा पता लगाइए कि क्यों शिकायतें आ रही हैं, कस्टमर्स की बहुत शिकायतें आ रही थी। काफ़ी शिकायतें आ रही थी, तो उन्होंने पता लगाने के लिए भेजा था। आदित्य बिड़ला जी का ये बहुत अच्छी बात थी कि वो कस्टमर के प्रति बहुत ही कॉन्शियस रहा करते थे। उनको कंपनी की इमेज, अपने प्रोडक्ट की इमेज और कहीं पर भी उनको ये अगर लगता था कि हमारी कंपनी किसी के साथ अच्छा बर्ताव तो नहीं बोलेंगे, अच्छी तरह से उनको हैंडल नहीं डीलिंग कर पा रही, नहीं है। हाँ, डील नहीं कर पा रही है और उनको मालूम पड़ता था तो वो तुरंत ही उसके ऊपर एक्शन लेना चाहते थे। पहले तो डेप्थ में जाना चाहते थे कि क्यों हो रहा है और फिर उसके ऊपर एक्शन भी लेना जी, तो मुझे दिल्ली भेजा गया और उसके तुरंत बाद मुझे रेणुकूट भेजा गया और रेणुकूट में बहुत अच्छी फैसिलिटी है हम लोगों को दी गई रहने के लिए और हम लोगों को इंट्रोड्यूस कराया गया है कुछ लोगों से, फाइनेंस वालों से, सेल्स वालों से, परचेज़ वालों से हमारे बॉस ने और फिर हमें कुछ एरियाज़ दिए उन्होंने कि इस एरिया पे काम करो। किंतु एल्युमीनियम प्रोडक्शन जो होता है बॉक्साइट जैसे रेड मिट्टी लाल रंग की मिट्टी होती है जी, और उससे आप एकदम चमचमाता हुआ मेटल आपको मिलता है, तो उसमें फिनिश बहुत प्रोडक्ट। हाँ, बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोडक्शन प्रोसेस है, तो हमें काफ़ी चीज़ें समझ में नहीं आती थी। तो हम लोग फैक्ट्रियों में शाम को, रात को कई बार खाने के बाद क्योंकि 24 आवर का प्रोडक्शन है, कंटीन्यूअस प्रोसेस प्लांट है, तो हम लोग रात को फैक्ट्रियों में घूमते रहते थे, समझते रहते थे कि कैसे बॉक्साइट को एल्यूमीना में बदला जाता है और कैसे एल्यूमीना को एल्यूमीनियम में बदला जाता है और एल्यूमीनियम के इंगॉट से कैसे फिनिश प्रोडक्ट दिया जाता है। तो हम लोगों के लिए बिल्कुल खुला मैदान था, कोई रोक-टोक नहीं थी। हाँ, आपको डिसिप्लिन में रहना था, कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना था और तो हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा वहाँ, करीब पौने 5 साल मैं रहा हमने और श्याम मल्होत्रा मेरे साथ कलीग थे। जी, बहुत कुछ सीखा और बहुत अच्छे-अच्छे लोगों से मुलाकात हुई जो कि टेक्निकल लोग थे जी। और चार्टर्ड अकाउंटेंट से और बहुत ही समझदार और इंटेलिजेंट लोग थे जिनको अपने काम में बड़ी दक्षता हासिल बहुत अच्छा। एक आपने कुछ ये उल्लेख किया था कि आदित्य बाबू का ये कहना था कि उनकी फैक्ट्री में, हिंडाल्को में, रोज़ तकरीबन 5 करोड़ का मुनाफ़ा होता है। और इसके ऊपर उन्होंने इस पर नज़र रखते हुए ये कहा कि हम और इसमें कैपिटल का इंतज़ाम करके और रोज़ नई इंडस्ट्री डाल सकते हैं। ये क्या बात थी ज़रा एक्सप्लेन करिएगा? आदित्य बिड़ला जी को इंडस्ट्रियल ग्रोथ का पैशन था। वो चाहते थे कि वो नई-नई फैक्ट्रियाँ लगाए, नई-नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगाए और उनकी जो ट्रेनिंग हुई थी और हिंडाल्को, ग्वालियर रेन, ग्रेसिम ये सब कंपनियाँ थी, तो उनको था कि मैं नई-नई कंपनियाँ लगाऊँ जो कि इन कंपनियों को हेल्प कर सके। जैसे उन्होंने ब्लैक कार्बन की फैक्ट्री लगाई, तो वो हिंडाल्को में तो प्रॉफ़िट जो भी रहा होगा बट उनका ये तो मानना था कि डेली हम लोग 5 करोड़ का प्रॉफ़िट हम अपने ग्रुप में कर रहे हैं, जो कि ग्रुप उनका बहुत फैला हुआ था और साउथ ईस्ट एशिया में भी कंपनियाँ थी। तो उनका मानना था कि 5 करोड़ का प्रॉफ़िट हम डेली कर रहे हैं और 2:3 डेट इक्विटी रेशियो में अगर 1:3 डेट इक्विटी रेशियो के हिसाब से हम इसमें लोन ले सकते हैं करीब 10 करोड़ का और 5 करोड़ का कैपिटल और 10 करोड़ का हम अगर लोन ले लें, तो हम 15 करोड़ रुपए की फैक्ट्री रोज़ लगा सकते हैं। तो उनका अपने एग्ज़ीक्यूटिव से ये था कि कहीं पर भी कोई अच्छा प्रोजेक्ट मिले, आप लेके आइए, उसको स्टडी कीजिए, मेरे सामने रखिए और हम इसको कोशिश करेंगे। अगर सब पैरामीटर्स मिल जाते हैं, तो हम इस प्लांट को लगाएँगे और इस दौरान उन्होंने काफ़ी प्लांट, कई नई नई यूनिट्स बैठाई भी और जो आज बहुत अच्छा कर रही हैं। ये भी आपने कुछ उल्लेख किया था कि यदि वो किसी को भी ये फैसला करते थे कि नहीं हमने आगे बढ़ने का मौका देना है, कुछ काम करने का देना है और बेशक वो उनके परिवार के या उनके रिश्तेदार हों, तो वो ध्यान में रखते थे और ये आकलन करते थे कि इनकी क्या काबिलियत है, क्या इनको ज़िम्मेदारी दी जाए और उसको मॉनिटर भी
रेगुलरली स्ट्रिक्टली करवाते थे? इसके बारे में भी कुछ उल्लेख करिए। मैं नाम तो नहीं लेना चाहूँगा कि किसके बारे में वो उन्होंने ज़िक्र किया था, किंतु उनका ये था कि जिसको भी उन्होंने पर्सनल रिक्रूटमेंट किया है जी, या कुछ उन्होंने बिज़नेस करने का मौका दिया है, तो वो पर्टिकुलरली अपने जो सीईओज़ थे जी, और जो एमडीज़ थे, उनको वो पर्टिकुलरली बोलते थे कि उसके बारे में मेरे को ज़रूर मैंने अगर किसी को रेफ़र किया है, तो मुझे ज़रूर बताना कि वो काम कैसे कर रहा है, अगर मैंने उसको एम्प्लॉयमेंट दिया है या मैंने उसको कोई काम करने का यहाँ से जुड़ाव किया है उसके साथ, तो उसका परफ़ॉर्मेंस कैसा है, वो बताना और उनके लिए वो पैरामीटर जॉइन कर लेते थे और जब वो उस पैरामीटर पे खरे उतरते थे, तभी वो उनको और आगे बिज़नेस का मौका देते थे। वो कोई पर्सनल फ़ेवर नहीं करना चाहते थे, आदमी को खुद उसको बढ़ाना चाहते थे, उसकी कैपेसिटी को, स्ट्रेंथ को बढ़ा के बढ़ाना चाहते थे, उसको सपोर्ट वो ऐसा नहीं करना चाहते थे कि वो उनके ऊपर डिपेंडेंट हो। ये मुझे 1-2 वाक्यों में मालूम करने से मालूम। और एक आपने ये बताया था कि जो उनकी लीडरशिप, कॉर्पोरेट लीडरशिप की जो उनका स्टाइल थी आदित्य बिरला जी की, तो वो अपनी विजिट में या जब उन्हें मौका मिलता था, अधिक से अधिक लोगों से मिलके, जो उनका स्टाफ था, वर्किंग लोग थे, तो उनसे एक आत्मीयता रहती थी, नज़दीकी रहती थी, दूरी नहीं थी। और वो समझने की कोशिश करते थे कि यदि कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है तो क्या है और उसमें क्या किया जा सकता है। इसके बारे में? हाँ साहब, ऐसा था कि वो एक तो रिव्यू मीटिंग जब होती थी, ऑफ़िसेज़ में होती थी, तो वो सभी डिपार्टमेंटल हेड से मिलना चाहते थे। वन टू वन मिलना चाहते थे कि जो कि उनसे डायरेक्टली समझ सकें कि क्या इश्यूज़ हैं और अगर कोई इश्यूज़ हैं तो उनको कैसे रिज़ॉल्व किया जाए, कैसे प्रोग्रेस होगी, कैसे सेल्स बढ़ेगी, कैसे प्रोडक्शन में कोई इनएफिशिएंसीज़ आएगी या कैपेक्स का तो वन टू वन मीटिंग करते थे, सभी के साथ ग्रुप में। दूसरा चीज़ मैंने उनको देखा था कि अपने एग्ज़ीक्यूटिव के साथ वो लंच भी ऑफ़िस में साथ में ही लेते थे। तो लंच में कई तरह की बातें होती हैं और आदमी पर्सनल काफ़ी इन्वॉल्व हो जाता है। इनफॉर्मली तीसरी भी? इन्फॉर्मली भी हो जाता है। तीसरी चीज़ मैंने देखी जब वो यूनिट्स में मीटिंग करते थे, तो शाम के टाइम में वो एक गेट टुगेदर और अरेंज करवाते थे, जिससे कि वो वहाँ के स्टाफ से फैमिली मेंबर्स थे, उनके फैमिली मेंबर्स से मिल सकें और उनको अगर कुछ बोलना रहता था, किसी से मिलना रहता था, किसी को अगर कोई इश्यू है तो उनसे डायरेक्टली भी उनसे अप्रोच करके बात कर सके। वो उनका एक बहुत बड़ा था जिससे वन टू वन उनका कॉन्टैक्ट रह सके, बहुत पर्सनल उनका अटेंशन रहता था इन सब चीज़। और अगला इसमें मेरा सवाल ये होगा कि आपका वो करियर की शुरुआत थी 87 में, ये पहला जॉब था जो कि हिंदाल्को में आपने किया और वो मिर्ज़ापुर के नज़दीक रेणुकूट, रेणु सागर के पास के इलाके में। तो वहाँ पर कंपेंसेशन या पेमेंट वगैरह की क्या आपका अनुभव रहा? क्या पॉलिसी थी? क्या नज़रिया था उन लोगों का? बिरला ग्रुप में काम करने का मुझे पहला मौका मिला और मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि आदित्य बिरला जी एक एवरेज पेमेंट देते थे, जो जी, कि कैश एमोल्यूमेंट सैलरी होता है। किंतु वो काम का मौका बहुत ज़्यादा देते थे और अच्छे लोगों को ऊपर बढ़ाने में वो मतलब उसको मौका देते कि तुम मेहनत करो और तुमको आगे बढ़ने की बहुत स्कोप रहता था। और तीसरा चीज़ था वो प्लांट में जो जाता था, उनका प्लांट में फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छे बंगलोज़ या फ्लैट्स रहते थे, जी, क्लब्स की फैसिलिटीज़ रहती थी और जो एजुकेशन के लिए मंदिर थे इनकी फैक्ट्रियों में और स्कूल्स थे, डिस्पेंसरीज़ थी, छोटे हॉस्पिटल्स भी थे। तो उनको वहाँ पर पूरा उस चीज़ का ख़्याल रखा जाता था और जब हम रेणुकूट जाते थे तो वहाँ तो बहुत अच्छा एक क्लब था जिसमें स्विमिंग पूल भी था और लॉन टेनिस कोर्ट, बैडमिंटन, बाकी सब चीज़ों की कोई भी चीज़ की कोई कमी क्वालिटी ऑफ मार्केट में लाइफ अच्छी थी बहुत अच्छी थी और और टूरिस्ट परफॉर्मेंस के बेसिस पर आगे, हाँ जी, जी हाँ, रिवार्ड भी मिलता था। रिवार्ड भी मिलता रिवार्ड था, भी उनको मिलता। प्रमोशन दिया जाता। जी, तो जो एक बार वहाँ जॉइन कर लेता था तो बहुत ही हमारे समय में छोड़ने का उसको मौका नहीं शायद ही दिया हुआ जा हो। जी,
हाँ, शायद ये होता है और आदमी अच्छे से काम करके अच्छे से सीख तो बहुत-बहुत धन्यवाद। ये हमारा पहला इंटरैक्शन आपके साथ हुआ है और मुझे पूरा विश्वास है, इत्मीनान है कि जो हमारे दर्शक हैं ख़ास तौर से जो अभी करियर की शुरुआत कर रहे हैं, जिनको शुरुआत करने का सपना है, तो वो इंडिया के एक लीडिंग टॉप मोस्ट ग्रुप की वर्किंग कल्चर वहाँ किस तरह थी, उसके बारे में आपके इस डायलॉग से, बातचीत से लाभ उठाएँगे। धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद।